हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SRR क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों को क्लास 10th इतिहास बुक इतिहास का आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खाली स्थान और मिलान करने वाला आप लोग क्वेश्चन बता दिए थे। अब आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय पर, 20 शब्दों में उत्तर दे। अब चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? इसको लिख के लिया है, आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, विचार है या भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, अब भौगोलिक क्षेत्र मतलब समझते हैं, मान लें कि कोई गाँव के नाम है, तो कोई गाँव के नाम है दहिया, गौसगंज नाम है ना जी, तो ये भौगोलिक क्षेत्र है ना। है भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक होती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि देश के प्रति जो प्रेम होता है, मतलब कि देश के लिए हम मरने और कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही राष्ट्रवाद भावना कहलाती है। अब देखते हैं कि एक क्षेत्र में रहते हैं तो प्यार होता ना है, एक दूसरे के बीच रहता है, भावना रहता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, मेजनी कौन था? देखिए दोस्तों, मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह इटली का एकीकरण करने में विदेशी सहायता नहीं चाहता था। देखिए, साहित्यकार साहित्यकार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। गणतांत्रिक, गणतंत्र दिवस जानते हैं, गणतंत्र दिवस तो गणतांत्रिक मतलब आज़ादी। आज़ादी मतलब वो उसका विचार ऐसा था ना कि वो चाहता था कि हम आज़ाद रहें, का समर्थक था, मतलब कि वह चाहता था। ठीक है, वह इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन कोई भी दूसरे देशों से यानी विदेशों से सहायता नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी? अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी, तो आंसर देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बधाई निम्नलिखित था, मतलब कि बधाई निम्नलिखित था मतलब कि नीचे दिया गया है। तो पहला नंबर में हम लिख के लिए हैं क्या, कि जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, मतलब विभक्त था। अब देखिए दोस्तों, जब घर में ही बंटवारा हो जाता है तो घर कमजोर पड़ जाता है। उसी तरह जर्मनी देश था ना, उसका राज्य ही 300 में बट गया था। समझ गए, उस देश का कितना भाग हो गया होगा, तो कमजोर तो पड़ेगा ना जी, तो उस पर कब्जा तो कर लेगा आराम से। ठीक है, इसका एकीकरण जरूरी था। चलते हैं, दूसरा कारण क्या है? राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। पहले क्वेश्चन में नंबर 1 वाले में बताया कि राष्ट्रवाद की भावना मतलब कि देश के प्रति प्रेम। अब यहाँ के लोगों में देश के प्रति प्रेम ही नहीं था, इसीलिए सब चाहता था ना कि चल ना भाई, अपन अच्छा से रह रहे हैं ना, दूसरा के फेरा में काहे लड़ रहे हैं। अब दूसरा मरे चाहे कटे, क्या हो रहा है उतना फेर में नहीं रहता था, राष्ट्रवाद की भावना था ही नहीं। अब चलते हैं तीसरा देखते हैं। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब वो होता है कि बाधा, विरोध है। ठीक है, अब देखिए, जर्मनी का कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया नहीं होने देता था। काहे कि इटली और जर्मनी में तो पहले ही से तंग भंग था, का कि 300 छोटे छोटे राज्य में विभाग था। इसका फायदा ऑस्ट्रिया उठाता था। क्या कर लिया ना कि दूगो राज्य पर कब्जा कर लिया, अब आओ सब 298 गो बचा ना जी, वो सब सोच रहा है ना गए ओकरा पर ना कर ले, हमरा पर ना कर लखे। उसी तरह इहो 2 गो पर कब्जा कर लिया, फिर 3 गो पर, 4 गो पर, ऐसे संख्या बढ़ाते बढ़ाते कब्जा कर लिया। अब वो सब सोच रहा है कि अरे हमरा पर नहीं ना किया, दूसरे पर ना किया है, ऐसे ही चलते रहा। तो मतलब कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप भी था, इसलिए जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है मेटरनिख युग क्या है? देखते हैं। 1815 से 1848 ईस्वी के बीच के अवधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। मतलब कि मेटरनिख बहुत खतरनाक आदमी था, समझते ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। अब देखिए, 1815 से 1848 इसके बीच के जो समय होता ना है, उसको मेटरनिख का समय यानी कि अवधि, समय को अवधि भी हम कहते हैं। तो मेटरनिख की अवधि यानी कि मेटरनिख का युग, समय को युग भी कहा जाता है। युग मेटरनिख का युग कहलाता है, काहे कि उतना खतरनाक खतरनाक काम किया था ना कि उसके नाम से एगो युगे के नाम धर दिया गया, मेटरनिख का युग। चलते हैं आगे। अब आते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन पर। लघुत्तरीय क्वेश्चन में क्या कि 60 शब्दों में उत्तर दे, लेकिन परीक्षा में 2 नंबर में अति लघुत्तरीय में से भी पूछ सकता है, इसमें भी से पूछ सकता है, इसलिए दोनों पढ़ना अनिवार्य है।
देखिए पहला क्वेश्चन, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखिए कई बार पूछा गया है। 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, ये हो गए 2014 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, और फिर भी 13 में। कंपार्टमेंटल मतलब समझते हैं कि परीक्षा हो गया और फिर कुछ कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, उनके लिए भी अलग से वो परीक्षा लिया जाता है, उसको कंपार्टमेंटल कहते हैं, उसको सी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए 1800 फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। पहला, फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को शासन में भागीदार नहीं बनाया गया था। मतलब कि फ्रांस में जो शासन चल रहा था, अब देखिए अब कहते हैं जी कि लोकतंत्र में जनता का शासन चलता है, तो देखिए फ्रांस में भी तो शासन चल रहा था, लेकिन वहाँ ऊंच वर्ग के लोगों ऊंच वर्ग के लोगों मतलब अमीर लोगों को शासन चलाने में भागीदार मिलता था, लेकिन मध्यम वर्गों को कोई वैल्यू नहीं मिलता था। मतलब वहाँ वैल्यू नहीं दिया जाता था, उन लोगों को सबसे नीचे रखा जाता। कोई भी किसी भी क्षेत्र में, समझ सकते हैं आप लोग। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को शासन में भागीदार नहीं बनाया जाता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा, राजनीतिक दलों में एकता का अभाव। आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि राजनीतिक दल को संविधान नहीं, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब समझ सकते हैं, जिस देश में लोकतांत्रिक शासन होगा वहाँ पर राजनीतिक दल होता है। अब देखिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है, मतलब कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था फ्रांस में कि राजनीतिक दलों में एकता, राजनीतिक दल था ना, उसमें एकता नहीं था, सब अलग अलग बट गया था, इसीलिए राजनीतिक दलों की एकता में भी अभाव था। अब चलते हैं आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? अब देख लेते कैसन भूमिका था। देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? अब देखिए नंबर 1, देखिए आंसर देखते हैं कि बार पूछा गया, ऐसा लौक रहा है या पढ़िए कंपार्टमेंटल में 2 बार और 1 बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। अब देखिए उत्तर, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की एक बाधा थी। आप लोग पहले बताए ना कि जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं होने देता था, काहे कि वहाँ पर, फिर से देखते हैं आगे से, इटली और जर्मनी के, समझ सकते ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण मतलब सबको एक करना। अब समझ सकते जर्मनी में कितना राज था, उसको एक करना था, इटली में भी बांट दिया गया था। देखिए एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक बाधा थी, मतलब नहीं होने देता था, क्योंकि इटली और जर्मनी के राज्यों, ये राज्य मतलब इसको प्रांत भी आप लोग पढ़ते हैं, मतलब राज्य मतलब प्रांत, राज्यों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। मतलब ऑस्ट्रिया था ना, इनके, आप तो जानते हैं कि इटली और जर्मनी में राज्य में बहुत राज्यों में विभक्त हो गए थे, और उसका फायदा ऑस्ट्रिया ने उठाया कि कुछ कुछ राज्य पर कब्जा कर लिया, तो कुछ राज्य वाले बोल रहे हैं ना कि जाए दूँ हमारा पना न कर ले कब्जा, ओखने पर कर दे। अब इसी तरह से सब पर करते जा रहा है, समझते हैं, राज्यों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, और इसलिए ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। अगर एकीकरण इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाता तो समझ सकते हैं ऑस्ट्रिया का तो प्रभाव इटली और जर्मनी से खत्म हो जाता, समझ सकते हैं ना, वो शासन चलाना चाहता था। अब चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? अब चलते हैं देखते हैं इसका आंसर। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? हाँ, आंसर देखते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, और जनक मतलब समझते हैं ना, पिता होता है। तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, राष्ट्रवाद की भावना, मतलब राष्ट्रवाद तो पहले ही बताया कि प्रेम का वाहक होता है, मतलब एक स्थान पर रहने वाले लोगों में जो प्रेम होता है वो राष्ट्रवाद, या राष्ट्र मतलब देश के प्रति, देश के लिए जो प्रेम, देश के लिए मरने कटने को तैयार हो जाते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना का जगाया कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, इसीलिए यूरोपीय राष्ट्रवाद का जनक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में, कब है? नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना। फिर नागरिक संहिता, ये नागरिक संहिता एक कानून था, नागरिक संहिता कानून के द्वारा
जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। अब देखिए जन्मजात विशेषाधिकार मतलब समझ लीजिए, जन्मजात वैसे लोग मतलब उच्च वर्ग के लोग थे ना कि उनको बहुत विशेष विशेष अधिकार था, लेकिन मध्यम वर्ग को लोगों को कोई अधिकार नहीं देता था, कोई वैल्यू नहीं देता था, सब क्षेत्र में पीछे था और उसको कोई क्षेत्र में आगे बढ़ने को मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन जन्मजात विशेषाधिकार मतलब कि जन्मजात उच्च वर्गों के लोगों को ही जन्मजात विशेषाधिकार था, उसे समाप्त कर दिया और सभी वर्गों के लिए शासन एक समान कर दिया। अब लोग समझते हैं, सभी वर्गों के लिए शासन एक समान कर दिया मतलब सभी वर्ग शासन अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। देखिए चौथा नंबर, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। देखिए गैरिबाल्डी एक नाविक था, मतलब कि नाव चलाने वाला था। इन्होंने अपने सैनिक को लेकर, मतलब कि साधारण आदमी नहीं था, नाव चलाता था लेकिन सैनिकों इसके पास था, मतलब ये ताकतवर था। देखिए इन्होंने अपने सैनिकों को लेकर इटली के सिसिली और नेपल्स प्रांत पर, मतलब इटली के ही था प्रांत, सिसिली और नेपल्स प्रांत पर आक्रमण कर दिया। इन प्रांतों में बुर्बो वंश का शासन था। देखिए अब इटली के प्रांत था कौन, सिसिली और नेपल्स, इटली के थे गैरिबाल्डी भी, तो आक्रमण काहे करेंगे, काहे कि सिसिली और नेपल्स में बुर्बो वंश जो फ्रांस का था, वो फ्रांस का बुर्बो वंश है ना जी, तो इसका शासन था, मतलब फ्रांस का शासन सिसिली और नेपल्स में था। इसीलिए गैरिबाल्डी ने यहाँ पर सिसिली और नेपल्स में आक्रमण कर दिए और बुर्बो वंश को वहाँ से भगाना चाहे, ठीक है। था इनके शासन से इन प्रांतों के लोग भी, मतलब कि सिसिली और नेपल्स में जो इटली के लोग रहते थे ना, ये बुर्बो वंश के कारण बहुत परेशान थे। इसलिए इन प्रांतों के लोगों ने भी गैरिबाल्डी की मदद की और सिसिली और नेपल्स, फिर क्या सिसिली और नेपल्स एक हो गया, फिर इटली के साम्राज्य में मिल गया, मतलब कि सिसिली और नेपल्स एक हो गया। अब देखिए इटली में तो बड़ी मनी राज्य है ना जी, सबको एक करना है, तो दो गो तो एक हुआ है, फिर अब आप सब करेंगे, तो यह सब हीरो ना करेंगे जी। चलते आगे देखते हैं। पांचवा देखिए, विलियम प्रथम के बगैर, मतलब कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? देखिए आंसर, विलियम प्रथम था ना जो जर्मनी का राजा था। अब देखिए भाई वहाँ क्वेश्चन में क्या था ना कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण वो नहीं कर पाता, कौन, बिस्मार्क नहीं कर पाता। काहे कि देखिए विलियम प्रथम था ना, जर्मनी का राजा था, इन्होंने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। अब देखिए जब चांसलर बनाया, जिसके कारण ही बिस्मार्क अपनी बुद्धि का उपयोग करके जर्मनी का एकीकरण कर पाया। देखिए मान लेते हैं बिस्मार्क था बहुत बुद्धिमान था, जब तक विलियम प्रथम तो वहाँ के राजा थे जर्मनी के, जब तक वे अपने चांसलर, मतलब कि जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को नहीं बनाते, तो बिस्मार्क क्या कुछ कर पाता, नहीं कर पाता। उसके पास बुद्धि तो रहता लेकिन उतना पावर नहीं रह पाता, और उसके पास बुद्धि भी था पहले से, और विलियम प्रथम ने उसको पावर भी दे दिया। अब जब बुद्धि और पावर दोनों आ गया भाई, तो एकीकरण करने से कौन रोकेगा। चलते हैं अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में बनाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दे दिया जाएगा, और पहले वाला वीडियो बनाए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलान करने वाला और खाली स्थान भरने वाला, उसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे। चलते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाय बाय, टाटा।